नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड लेक्चर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन, कौन सी चीजें हेलोजन के साथ सिमिलर डिसिमिलर, फिर कौन सी चीजें एल्कली मेटल के साथ सिमिलर और डिसिमिलर, ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। आज हम चलते हैं और पढ़ते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की। उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। पहली प्रॉपर्टीज लिखी हुई मैंने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है, याद रखना है। ओडोरलेस होता है, कोई गंध नहीं आती इसकी। टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता इसके अंदर कुछ। ठीक है, तो हाइड्रोजन कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, तीनों चीजें याद रखना है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन का 20.5 केल्विन। 20.5 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट होता है 14 केल्विन, 14 केल्विन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है हाइड्रोजन की 2.1। इसकी बॉन्ड एनर्जी एच बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 436 किलोजूल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर। याद रखनी सारी वैल्यूज, या तो याद रख लो अदरवाइज छोड़ो यार। ठीक है, वैल्यूज कोई नहीं पूछता, बस ये याद रख सकते हो कि ज्यादा होती है काफी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अदरवाइज ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। बॉन्ड लेंथ 74, ये तीन चीजें याद रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे काफी स्पेशल होती है कि जब कभी भी हाइड्रोजन को कुछ इन मेटल्स के ऊपर एब्जॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, पैलेडियम, पीडी का मतलब पैलेडियम, प्लेटिनम, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, इस टाइप के मेटल्स के ऊपर जब हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है मतलब ओनली सरफेस पे रहता है। ठीक है, तो जो भी हाइड्रोजन उस पर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, उस टाइप के हाइड्रोजन को हम ऑक्लूडेड हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कहीं पे अगर तुम्हें ये वर्ड कहीं पे देखने को मिले ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, तो उससे घबराना मत। इसका मतलब क्या है कि जो भी हाइड्रोजन इनकी सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस एब्जॉर्ब हाइड्रोजन को क्या नाम दिया हुआ इन्होंने, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। याद रहेगा क्या? तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैंने डिस्कस किया तुम्हारे साथ, तो इसको एक बार देख लेना। कहीं पे अगर पूछा जाए तो तुम्हें आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, मेन चीज है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला चीज पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इसका कंबशन। कंबशन मतलब इसको बर्न करना है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना वो इनफ्लेमेबल होता है और कंबस्टिबल होता है, मतलब इसको हम बर्न कर सकते हैं। जब ये बर्न होता है ना, तो बर्न किससे करते हैं हम? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। ठीक है, तो बर्न करते हैं तो ये क्या करता है? ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है, नीले कलर की फ्लेम देता है, और नीले कलर की फ्लेम देके हमें एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या देता है? वाटर। जैसे H2 है, ये O2 से रिएक्ट किया और क्या बना लिया इसने? वाटर बना लिया। तो यहाँ पे जो फ्लेम हमें देखने को मिलेगी ना, अगर हम देखेंगे तो वो किस टाइप की फ्लेम होगी? ब्लू फ्लेम। तो अगर कोई बोलता है कि हाइड्रोजन जब जलता है ना तो किस टाइप की फ्लेम देता है, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम देता है। याद रहेगा, और ब्लू कलर की फ्लेम देके वाटर एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक पहला जो भी रिएक्शन था वो समझ में आ गया होगा। दूसरा रिएक्शन चलते हैं रिड्यूसिंग नेचर। हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नेचर होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की है ना ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा एफिनिटी है, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन करने के लिए तड़पता है। हाँ, बहुत ज्यादा तड़पता है हाइड्रोजन को इसके साथ रिएक्शन करना है। तो काफी ज्यादा एफिनिटी होने की वजह से ये एक सुटेबल एलिमेंट है हमारे पास, जिससे हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी होने की वजह से ये ऑक्सीजन को रिमूव करने के काम में आता है, क्योंकि ये किसी भी कंपाउंड के अगर ऑक्सीजन होता है ना तो ये वहां से ऑक्सीजन खींच लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह समझाऊंगा, पहले इस चीज को समझो। पहले ये चीज समझ लो बस कि हाइड्रोजन की किसके लिए एफिनिटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन के लिए। इसकी वजह से हम वहां से इसकी मदद से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड से। ठीक है, अब देखा क्या गया है कि अगर जो भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, ठीक है, उनके ऑक्साइड्स को अगर हम लेते हैं, किसका? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। चलो अब ये कैसे पता चलेगा कि सर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन है? तो अगर तुम्हें याद हो रेडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर मैंने एक मेटल एक्टिविटी सीरीज लिखवाया है। उस मेटल एक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन जहां पर है, उस हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है,
ठीक है, वो सारे हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे है वो सारे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, उनके कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं मैंने, जैसे कॉपर, टिन, आयरन और लेड। ठीक है, ये कुछ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। तो इनके जो भी ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनको मेटल में रिड्यूस कर देता है कौन? हाइड्रोजन, जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कैसे? जैसे कि ये Pb है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसका ऑक्साइड है, PbO मतलब इसका ऑक्साइड है, इसको वाटर से रिएक्शन करवाया ना तो ये मेटल में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? Pb में। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन कौन लेके चला गया? H2। क्यों? क्योंकि H2 की काफी ज्यादा एफिनिटी है, याद रहेगा क्या? इसी तरीके से कॉपर है, तो कॉपर का ऑक्साइड हो गया CuO, इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसको लेके चला गया? ऑक्सीजन को, तो क्या बच गया? कॉपर सिंपल मेटल, मतलब ये ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहा है, यही हो रहा है ना सिंपल। इसी तरीके से ये आयरन का ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिल गया? सिंपल आयरन, मतलब मेटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसको एल्कली मेटल सुना है तुमने? एल्कालाइन अर्थ मेटल सुना है? वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। अगर उनके ऑक्साइड्स को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो मेटल में रिड्यूस नहीं होते, बस कौन रिड्यूस होता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब बस सिंपल से एक चीज यहां पे याद रख लो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स अगर चाहिए तो कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट और सेकंड के जो मेटल्स है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये जो बाकी बचे वो कैसे तुम्हारे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। याद रहेगा क्या? इतना सा सिंपल सा एक डिफरेंस समझ सकते हो ना? बढ़िया। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी तुम्हें कि किस तरीके से रिड्यूस करता है। रिड्यूस कैसे कर रहा है इसको भी समझाता हूं। Pb+2 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Pb+2 है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कॉपर+2 है। यहाँ पर Fe3O4 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तुम बोलोगे सर 8/3 है। हाँ कि ना? ये किस में जा रहे हैं? सब जीरो में जा रहे हैं। ये सब किस में जा रहे हैं? जीरो में। मतलब क्या हो रहा है? इनका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इनका रिडक्शन। इसी वजह से इसका रिड्यूसिंग नेचर है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम में आ रहा है। चीज समझ में आ रही है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसका रिड्यूसिंग नेचर है, ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? उनसे ऑक्सीजन गेन कर लेगा। चीज समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? चीज है, बढ़िया। सेकंड रिड्यूसिंग नेचर पढ़ने के बाद अब थर्ड चलते हैं, रिएक्शन विद CO। CO को बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो मिथानॉल बनाता है। ठीक है, पहला चीज तो ये याद रखो कि क्या बनाता है? वो बनाता है मेथानॉल। क्या क्या आप यूज करते हैं? टेम्परेचर 700 केल्विन होता है, प्रेशर 200 ATM होता है, और ये ZNO और Cr2O3 एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में यहां पे यूज में आते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन एज इट इज याद रखना है। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है, याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मिथानॉल। 700 केल्विन, 200 ATM, ZNO या Cr2O3 एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज में आता है। ठीक है, अगला है फोर्थ, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स टू एल्डिहाइड। इसको बोला जाता है ओलेफिन्स। ठीक, RCH डबल बॉन्ड CH2 को ओलेफिन्स बोला जाता है। तुम्हें नहीं पता हो तो इसकी जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी यूज किया जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये ओलेफिन्स, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ये CHO दिख रहा होगा, और तुम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एल्डिहाइड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज को हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस बोलते हैं ऑफ ओलेफिन्स टू एल्डिहाइड। तो ओलेफिन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे एक और प्रोसेस है, वो कौन सी है? कि जब इसको फर्दर H2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल सुन के मजा आ रहा है ना तुम लोगों को? काफी मजा आता है तुमको अल्कोहल के नाम से। हाँ, तो ये H2 को रिएक्शन करके ये किसके साथ कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर। एल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें हो गया? अल्कोहल में। तो ये फर्दर रिएक्शन है। ठीक है, तो तुम्हें ये टोटल 4 स्टेप, जो 4 प्रोसेस केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर समझाई, आई थिंक वो समझ में आ गई होगी। एक और लास्ट प्रोसेस बची है, उसको समझते हैं। तो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की फिफ्थ इक्वेशन की तरफ, फिफ्थ रिएक्शन की तरफ, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कि हाइड्रोजन जो वो होता है ना,
हाइड्रोजन एक काफी एक्टिव एलिमेंट नहीं है। एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है कि वो जनरली रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है H2 वो एक एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ठीक है। वो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर लेता, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा कितनी है? 436 किलो जूल पर मोल है। तो पहले जब भी रिएक्शन करनी पड़ेगी ना, तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए पहले इतनी एनर्जी चाहिए, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा, फिर जाके वो रिएक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हाइड्रोजन एक एक्टिव एलिमेंट क्यों नहीं है, या हाइड्रोजन अनरिएक्टिव क्यों होता है। थोड़ा रीजन क्या है? ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। याद रहेगा, हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है थोड़ी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, ये किसी भी एलिमेंट के, पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी है ना, उन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। हाईएस्ट फॉर अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में अगर देखा जाए किसी भी एलिमेंट के एटम्स के बीच में, तो सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? H और H के बीच की बॉन्ड एनर्जी। याद रहेगी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखा क्या गया है कि अगर परसेंटेज डिसोसिएशन देखें और उसके साथ टेम्परेचर का रिलेशन देखें, तो 0.081% डिसोसिएट होता है जब टेम्परेचर होता है इस हाइड्रोजन का 2000 केल्विन। तो 2000 केल्विन पे बस ये कितना डिसोसिएट होता है? 0.081। लेकिन जैसे ही 5000 केल्विन टेम्परेचर चला गया, ये कितना डिसोसिएट हो जाएगा? 95.5 केल्विन। तो तुम देख पा रहे हो कि काफी ज्यादा टेम्परेचर देने पर ही ये क्या होता है? डिसोसिएट होता है। उसका डिसोसिएशन करवाना काफी मुश्किल है। तो अगर हाइड्रोजन को 500 केल्विन तुम हीट दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन H एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज क्लियर है पहला वाला। आगे चलते हैं, इसका कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन। पहले ये चीज बताए कि ये कंबाइन जनरली क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि ये किसके साथ कंबाइन होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है ना, वो मेटल्स के साथ भी जनरली कंबाइन हो जाता है, नॉन मेटल के साथ भी, लेकिन अंडर सुटेबल कंडीशंस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुटेबल कंडीशंस के अंदर ही क्या करता है, वो हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन होता है। तो मेटल्स के साथ कैसे कंबाइन होता है वो यहाँ पे समझाया मैंने। मेटल्स मतलब लिथियम एक मेटल है, उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए तो क्या बना लेता है वो? LiH। कैल्शियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए तो क्या बना लिया? CaH2। सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा लिया, क्या बना लिया? NaH। Ba को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा लिया, क्या बना लिया? BaH2, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड नाम पहले अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। हाइड्राइड का मतलब है कि वो कंपाउंड जिसके अंदर एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कोई अदर एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। वो बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी मतलब दो, जिनके अंदर एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, उनको हम हाइड्राइड बोलते हैं। तो जब कभी भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? हाइड्राइड फॉर्म करता है। याद रखना है, याद रहेगा। चला जाए आगे। तो ये तो मेटल्स के साथ क्या बनाता है, तो मैं आंसर दे दूंगा कि हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। हेलोजन्स के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? तो H2 प्लस X2। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हेलोजन से। तो H2 प्लस X2 से बनेगा 2HX। जैसे कि आंसर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 क्या बना लेगा? 2HCl। H2 प्लस Br2 क्या बना लेगा? 2HBr, ठीक है। लेकिन इनके लिए भी कंडीशन है, क्या? कि जब ये F2 के साथ कंबाइन होता है ना, तो लो टेम्परेचर पे ही कंबाइन हो सकता है। मतलब ये F2 के लिए थोड़ी अपनी एफिनिटी ज्यादा दिखाता है। लेकिन जब ये Cl2 से रिएक्ट करता है तो इसको या तो सनलाइट की जरूरत होती है या फिर हीट करना पड़ता है। हीट देके हम इसको एनर्जी देके ही इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। लो टेम्परेचर पे ये इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता क्लोरीन के साथ। ब्रोमीन की बात किया जाए तो ब्रोमीन के साथ इसको अगर रिएक्शन करवाना है तो हीट करके रिएक्शन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेगा। I2 आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना है तो या तो हीटिंग भी करो प्लस एक कैटलिस्ट भी दो इसको। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन करवाएगा। तो ये हर एक हेलोजन के लिए स्पेसिफिक चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे ना तो रिएक्टिविटी किसके लिए ज्यादा है, किसके साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2। तो ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हेलोजन्स, ठीक है। याद रखना है F2 के साथ कब करता है, Cl2 के साथ कब करता है, Br2 को और I2 के साथ, ठीक है। ये चीज आई थिंक तुम्हें समझ में आ रही है।
आगे चलते हैं, हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो H2S बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है, इसको हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसका नाम सुन भी रखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड प्रेशर इज इक्वल टू 200 atm, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। ठीक है, याद रखना, हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CH4, मतलब मीथेन गैस बनाता है। ठीक है, याद रहेगा इतनी सी चीजें। तो ये भी नॉन मेटल है, हेलोजन, सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है। तो ये कुछ स्पेसिफिक है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ स्पेसिफिक नॉन मेटल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने तुम्हें समझाया है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो हाइड्राइड बनाया, हेलोजन के साथ करेगा तो कुछ ये क्राइटेरिया यूज होगा, और नाइट्रोजन के साथ वाली रिएक्शन याद रखना, खास करके कैटलिस्ट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये तुम्हें आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में तुम्हें पता होगा कि 3 आइसोटॉप होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्रिटियम। ठीक है, तीनों के बारे में समझने वाले हैं, तो देखेंगे इसको थोड़ा सा। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट है हमारे पास प्रोटियम, जिसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है ड्यूटेरियम, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड है हमारे पास ट्रिटियम, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहले तीनों के नाम याद रख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, HDP। ठीक है, बढ़िया। इसका जो भी नोटेशन है वो क्या है, 1H1, इसका नोटेशन है 1H2, इसका नोटेशन है 1H3। ये चीज क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है तो इसका क्या मीनिंग होता है ये तुम्हें बहुत पहले पता चुका हूं। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है, कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं अब ये नहीं समझाने वाला यहाँ पे। इसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है, ये भी एक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है, ये भी एक है। ठीक है, चेक करोगे तो पता लग जाएगा। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, और न्यूट्रॉन कितने इसके अंदर, 2 है। ठीक है, तो ये इनका जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम का वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि इनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है और कितने नंबर है उनके। ठीक है, अब ये जो प्रोटियम होता है ना, ये प्रोटियम टोटल हाइड्रोजन जितना भी अवेलेबल है उसका 99.98% अवेलेबल होता है। याद रहेगा क्या? मतलब जो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है अवेलेबल, वो है प्रोटियम वाली फॉर्म में, 1H1 वाली फॉर्म में। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन का मास लेते हैं ना वो हमेशा क्या लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम देखोगे ना तो इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। ठीक है, ये मास लिखा हुआ है ऊपर, तो इसका मास 1 है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द यही प्रेजेंट है, इसी वजह से हम इसका मास 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा मतलब कितना, 99.98%, तो बहुत ज्यादा वैल्यू। ड्यूटेरियम की बात करते हैं। ड्यूटेरियम जो होता है वो 0.016% होता है टोटल हाइड्रोजन का। कितना होता है, 0.016% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन। याद रहेगा इतनी सी चीज। इसके साथ जैसे कि अगर तुम्हें पता हो तो हम H2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसी वजह से यहाँ पे जो तुम्हारा ड्यूटेरियम होता है ना, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, हैवी हाइड्रोजन। जैसे इसको हाइड्रोजन बोलते हो तो उसको क्या बोल दिया हमने, हैवी हाइड्रोजन बोल दिया। सिंपल सी चीज है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड है अपने पास आइसोटॉप ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन। कितना मिलता है, 10⁻⁻15% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत ज्यादा कम है, 10⁻⁻15 मतलब बहुत ज्यादा कम है। अनस्टेबल आइसोटॉप है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि कौन सा आइसोटॉप हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव है तो आंसर क्या होगा, ट्रिटियम। और रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये कुछ पार्टिकल्स इमिट करता है। कौन से पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, जिनकी एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा आइसोटॉप है जो लो एनर्जी बीटा पार्टिकल इमिट करता है हाइड्रोजन का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिटियम। ठीक है, अब जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी हाफ लाइफ डिफाइन की जाती है। हाफ लाइफ का मतलब है कि उनकी जो भी पूरी जिंदगी है उस जिंदगी को आधा करने में, मतलब आधी जिंदगी जीने में कितना समय लगेगा, तो T हाफ मतलब आधी जिंदगी जीने का समय,
तो वो वैल्यू कितनी निकल के आती है 12.33 ईयर्स। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें रेडियो एक्टिव की बात करेगा ना तो तुम्हें उसका टी हाफ ही दिया होता है। ठीक है, तो 12.33 ईयर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका टी हाफ हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, हाँ एज इट इज तुम्हें याद रखनी है। तो तीनों में तुम्हें पहले क्लैरिटी आ गई कि तीनों चीज क्या है, एक प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बता देता हूं, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेडियो एक्टिव है, एक अनस्टेबल है, एक इसको हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है तो 99.98% वाला मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। ठीक है, बाकी चीजें तुम समझ पा रहे होगे कि क्या प्रोटॉन कैसे निकाला, न्यूट्रॉन कैसे निकाला, ये सारी पुरानी वाली चीजें। ठीक है, अब चेक करोगे ना तो इन सब का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम है। कितना है, 1s1 है। सारे आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 1s1 है। तो आज से याद रख लो कि जिन जिन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि अगर आइसोटोप्स है तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मास डिफरेंस की वजह से। मास डिफरेंस का मतलब क्या समझा रहा हूं मैं, मास मतलब यहाँ का मास 1 है, यहाँ का मास 2 है, वहां का मास 3 है। तो मास में डिफरेंस होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी क्या आता है, चेंजेस आते हैं। इसी की वजह से इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। तो ये चीज तुम्हें आइसोटोप्स के लिए याद रख लेनी है। ठीक है, एक और वर्ड ये यूज किया जाता है, आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, तो आइसोटोपिक इफेक्ट को अगर हम देखें तो क्या है, तो आइसोटोपिक इफेक्ट नाम में आइसोटोप आ रहा है, नाम में क्या आ रहा है, आइसोटोप आ रहा है। तो आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि मास की वजह से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आना आइसोटोप्स की। ठीक है, तो किसी भी आइसोटोप्स के अंदर अगर उनकी मास की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है तो उस इफेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया, सिंपल आइसोटोपिक इफेक्ट नाम दे दिया। याद रहेगा, सिंपल सी चीज है कि अगर मास की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है तो उसको क्या बोल दिया हमने, आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, चीज क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीजें समझा रहा हूं। इतना भी समझोगे ना तो काफी है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में। एक और चीज, एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो उस टेबल को तुम्हें समझना है। ठीक है, याद रखना उस टेबल को। तो कैसे याद रखोगे तो मैं वो तुम्हें टेबल बताता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा कैसे याद रखना है। काफी सिंपल सी टेबल है, कैसे क्या चीज याद रखनी है तुम समझ जाओगे आराम से। ठीक है, तो टेबल अभी तुम्हारे सामने आने वाला है, तो तुम टेबल में देखोगे तो फर्स्ट चीज क्या लिखी हुई है, रिलेटिव एबंडेंस। ठीक है, तो फर्स्ट में देखोगे तो 99.98% लिखा हुआ है, फिर 0.015 तो मैंने 0.016% लिया हुआ है, और वो ट्रीटियम 10⁻⁻15। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे बताया वही फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड चीज, एटॉमिक मास 1 2 3। ठीक है, वो पॉइंट को हटा सकते हो, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो सेकंड लाइन भी तुम्हें क्लियर होगी। मेल्टिंग पॉइंट अगर तुम देखोगे ना तो लेफ्ट टू राइट, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम की तरफ जाते हो तो बढ़ रहा है ना। तो एक चीज होगी कि अगर हमें तीनों का अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन से कहां पे जाते हुए, ट्रीटियम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, तो तुम बोलोगे हाँ सर बढ़ता है। वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखो कि किस तरफ जाने पे बढ़ता है, किस तरफ जाने पे कम होता है। ठीक है, चलो डेंसिटी, तो तुम बोलोगे कि सर डेंसिटी भी बढ़ती है, बढ़िया। अगला पॉइंट के अंदर डेंसिटी है। फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन का दिया हुआ, ड्यूटेरियम का दिया हुआ, ट्रीटियम का नहीं दिया हुआ, क्योंकि ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी कम है, तो उसको अभी के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई काम नहीं है उसका, नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफकोर्स ड्यूटेरियम का ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ड्यूटेरियम का ज्यादा है। एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन का है 435.88 और इसका है 443.35। ये भी किसका ज्यादा है, ड्यूटेरियम का ज्यादा है। फिर अगर तुम बात करोगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है, किसका, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का। ठीक है, बाकी की नीचे वाली वैल्यूज का उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो उसको हमें रीड नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से जो कॉमन बात निकल के आई वो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि अगर तुम किसी भी पॉइंट को देखोगे एक्सेप्ट फर्स्ट वाला पॉइंट एबंडेंस को छोड़ के, तो जब भी तुम हाइड्रोजन से ट्रीटियम की तरफ जाते हो तो हर प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि एटॉमिक मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है,
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बढ़ रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ रहा है, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो तुम्हें सिंपल सा इस टेबल से क्या कंक्लूजन निकालना है कि जब कभी भी हम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, हाइड्रोजन से ट्रीटियम की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमारा प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई हुई है वो सारी इंक्रीज होती है। तो आई थिंक तुम्हें एक चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिफाइन किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ने के बाद अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझना है यहाँ पे। जैसे कि सपोज हमारे पास ये कोई न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स, चीज तुम लोगों को पता है। और ये तुम्हारे पास क्या है, एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ये जो प्रोटॉन है ना, ये भी अपनी एक्सिस के अराउंड इसके अकॉर्डिंग मूव करता है। सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये प्रोटॉन यहाँ पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गया, तो ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब वो क्या रहा है कि ये हाइड्रोजन का जो एटम है, इसके अंदर जो एक प्रोटॉन है, ये भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब दो हाइड्रोजन एटम है, सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, और दोनों बॉन्डेड है। ठीक है, तो इन दोनों का जो भी हम बोल सकते हैं कि स्पिन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर इसका जो प्रोटॉन है वो भी ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी अगर ऐसे मूव कर रहा होगा सेम डायरेक्शन के अंदर, तो इस टाइप के हाइड्रोजन को हमने क्या नाम दे दिया है, ऑर्थो हाइड्रोजन। याद रहेगा क्या बोला कि जब कभी भी दो हाइड्रोजन एटम्स का जो प्रोटॉन है, ठीक है, उसका जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में होगा, तो उसको ऑर्थो बोल दिया। लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में रहा, डिफरेंट मतलब एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस कंडीशन के अंदर अपना जो भी हाइड्रोजन है वो कैसा हो जाएगा, पैरा हाइड्रोजन हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि पैरा हाइड्रोजन और ऑर्थो हाइड्रोजन किसको बोला जा रहा है। चीज क्लियर है, बढ़िया। अब ये ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। तो जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोजन H2 जिसको हम बोलते हैं, ये हाइड्रोजन मिक्सचर होता है ऑर्थो प्लस पैरा का। ठीक है, ऑर्थो प्लस पैरा का ये मिक्सचर होता है। 75% ऑर्थो होता है और 25% पैरा होता है। कहां पर? रूम टेम्परेचर पर। ये चीज याद रखनी है, इंफॉर्मेशन है, पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन होता है, तो रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो कितना और पैरा कितना। तो ऑर्थो होगा 75%, पैरा होगा 25%। ठीक है, याद रख लो, रट्टा मार लो इसको। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन, ठीक है, पहले ये चीज समझ में आ गई। ऑर्थो और पैरा किसको बोलते हैं? ऑर्थो मतलब सेम डायरेक्शन में स्पिन करना, पैरा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करना। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम्स के प्रोटॉन का। अब अगर हम बात करें तो हमें क्या देखा जाता है कि जब हम बहुत कम टेम्परेचर पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर? 20 केल्विन टेम्परेचर। तो 20 केल्विन टेम्परेचर अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वह 99.82% तो हमें क्या मिल रहा है, पैरा मिलता है। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर पे हमें पैरा मिलता है। और ऑर्थो कितना मिलता है? 0.18%। ठीक है, ये ऑर्थो का, पैरा का परसेंटेज है, ये ऑर्थो का परसेंटेज। अब देखा क्या गया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये पैरा वाला डिक्रीज होता है। कौन सा डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे? याद रखना, पैरा वाला डिक्रीज होता है और ऑर्थो वाले का परसेंटेज बढ़ता है। ठीक है, ऑर्थो वाला बढ़ रहा है, पैरा वाला कम हो रहा है। ऑर्थो वाला जैसे ही रूम टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा? 75 तक। और ये घटते घटते कहां तक चला जाएगा? 25 तक। चीज याद रहेगी। तो याद रख सकते हो कि लो टेम्परेचर पे पैरा एग्जिस्ट करता है और हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो ज्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ऑर्थो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इन दोनों फॉर्म पे, वो चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दी। ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? तो याद रखना है कि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है। किससे? पैरा हाइड्रोजन से ऑर्थो हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है। याद रहेगा क्या? सिंपल सी चीज है।
याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों जो फॉर्म है हाइड्रोजन के, एक ऑर्थो फॉर्म है पेरा फॉर्म, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना उनमें डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इनकी स्पेसिफिक अलग अलग होगी, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो सारी सेम होती है। किसकी? ऑर्थो एंड पेरा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो चीज अच्छे से याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है पहले तो। ऑर्थो मतलब सेम डायरेक्शन, पेरा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। रूम टेम्परेचर पे 75%, 25%। वेरी लो टेम्परेचर पे पेरा ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑर्थो बढ़ेगा, पेरा कम होगा। स्टेबल कौन है? ऑर्थो फिर पेरा। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम की सेम रहती है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। चीजें याद रहेगी, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन तुम्हें याद रखना, इससे क्वेश्चंस कभी कभी जनरली पूछ ले जाते हैं ऑर्थो एंड पेरा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसको एक बार देख लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा थीम बन जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हाइड्रोजन के थर्ड लेक्चर के अंदर कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़ते रहो और चीजें करते रहो। इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम आराम से चीजें अपने नोट्स बना सकते हो। थ्योरी पार्ट वहां पे चेक कर सकते हो। जो भी चीजें समझाई जाती है, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके चीजें देख सकते हो, वापस से एक बार लेक्चर देखो। एक दो बार अगर लेक्चर देख लोगे ना, एक बार लेक्चर देखो समझने के लिए, दूसरी बार में याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लेक्चर देखोगे ना तो तुम्हें शायद नोट्स उठाने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर में ही याद रख लो, ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम्हें लेक्चर में ही याद हो जाए। और फिर एक बार रिवाइज कर लो, फिर हो सके तो एक बार फिर से लेक्चर देख लो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो कंटिन्यूटी, जो तुम्हें याद करने की जो पावर है तुम्हारी, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि याद करना काफी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, हाइड्रोजन के थर्ड लेक्चर के अंदर बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से